हेलो दोस्त, खुश आमदीद। आज हम एक हैरत अंगेज फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम द डे द अर्थ स्टूड स्टिल है। कहानी सना 1928 में हिंदुस्तान के बर्फ से ढके पहाड़ों से शुरू होती है। एक को पैमा जब वो अपना खैमा तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक इसे चोटियों से एक रोशनी चमकती नजर आती है। मुतजस्सिस वो ये देखने का फैसला करता है कि ये क्या है। जब वो करीब जाता है तो उसे बर्फ की एक पुतली तह में ढका एक छोटा चमकता हुआ सैयारा नजर आता है। तजस्सुस के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ को तोड़ता है। फौरी तौर पर वो एक अंधी रोशनी से घिरा हुआ है और होश खो देता है। जब वो जागता है, चमकता हुआ सैयारा गायब हो चुका है और इसे अपने हाथ पर एक अजीब गोल निशान मिला है। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने इसके डीएनए के लिए जल्द ले ली है। अब मंजर आज के दौर में बदल जाता है। उन्होंने माहिर फल्कियात डॉक्टर हेलन बेंसन का तारुफ कराया, जो जमीन से बाहर जरसूमों के बारे में मुताला में माहिर थी और क्या हमारे सैयारे के जरसूमे दूसरे सैयारों में रह सकते हैं। और वो एक लैब में मावराए जमीन के बैक्टीरिया के बारे में लेक्चर दे रही है। क्लास के बाद इसे अपने सौतेले बेटे जैकब से निमटने के लिए घर जाना पड़ता है। घर में जैकब सेहतमंद खाना खाने से इनकार करता है और अपना ज्यादातर वक्त वीडियो गेम्स खेलने में सिर्फ करता है। जब हेलन उसे खाना लेने के लिए राजी कर रही है तो उसे एक फोन कॉल मौसूल हुई जिसमें किसी ने इसे बताया कि गाड़ी इसे लेने थोड़ी ही देर में आ रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस एहलकारों का एक ग्रुप इसके घर पहुंच गया। एक अफसर हेलन से कहता है कि FBI को इसकी मदद की जरूरत है। ज्यादा तफसील बताए बगैर वो उसे उनके साथ आने को कहता है, लेकिन हेलन हिचकिचाती है कि उसे जैकब का ख्याल रखना है। लेकिन अफसर उसे बताता है कि ये हुकूमत का हुक्म था। वो जल्दी से एक पड़ोसी का जैकब को देखने का बंदोबस्त करती है और बहुत उलझन महसूस करते हुए गाड़ी में चली जाती है। रास्ते में हेलन पूछती रहती है कि वो FBI के पास क्यों जा रही है, लेकिन अफसरान को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो हेलन को सड़क देखने को कहता है। ये देखकर उसे पुलिस की दर्जनों गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं और सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। उन्होंने इसे ले जाने के लिए पूरी हाईवे को ब्लॉक कर दिया और अब हेलन सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझती है। आखिरकार वो एक हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हेलन कई दूसरे शहरियों के साथ मिलिट्री हवाई जहाज में सवार होती है जो बिल्कुल इसी तरह उलझे हुए हैं जैसे वो है। इससे पता चलता है कि ये तमाम लोग मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन हैं। एक जोहरी तबीयत दान, एक माहिर फलकियात, एक सिविल इंजीनियर और दीगर। इन्हें न्यू जर्सी में मिलिट्री एकेडमी ले जाया जाता है। दाखिली रास्ते पर फौज हर एक से अपने फोन हवाले करने को कहती है। हेलन चुपके से इसे अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेती है। इसी दौरान माइकल ने इसे फोन किया कि वो एक साइंसदान और हेलन का पुराना दोस्त भी है। अंदर डॉक्टर माइकल ग्रीनर, जो आखिरकार सबको सूरत-ए-हाल की वजाहत करता है। खला से एक नामालूम चीज गैर मामूली रास्ते से जमीन की तरफ आ रही है। साइंसदानों के हिसाब के मुताबिक ये बिल्कुल मैनहट्टन से टकरा जाएगा। एक साइंसदान पूछता है कि हम हमला करने के लिए मिसाइल क्यों नहीं चला सकते, लेकिन माइकल बताते हैं कि ये चीज इतनी तेजी से हरकत कर रही है कि वो इसे मिसाइल से मार नहीं सकते। इस वजह से हुकूमत ने बहरान से निमटने के लिए एक हंगामी टीम तश्कील दी है, जबकि एक खातून ने पूछा कि हम मैनहट्टन से पूरे लोगों को क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन माइकल का कहना है कि ये नामुमकिन है कि उनके पास मैनहट्टन से टकराने के लिए सिर्फ 1 घंटा हो और मुमकिना तौर पर 80 लाख अफराद हलाक हो जाएं। मीटिंग के बाद हेलन जैकब को फोन करने और इसे खबरदार करने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। वो नहीं जानती कि उसे सच कैसे बताना है, इसलिए वो उसे सिर्फ तह खाने में छुपने और महफूज रहने के लिए कहती है। इसकी पुकार एक खातून सिपाही ने सुनी जो बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय सिपाही खामोशी से फोन पर अपने प्यारों को भी फोन करने को कहता है। जल्द ही साइंसदानों की टीम इस जगह पर पहुंच गई जिसकी क्रैश होने की तवक्को है। तनाव ज्यादा है। वो नहीं जानते कि एतराज किया है और उनके हथियार उसके खिलाफ बेकार लगते हैं। घबराहट में
वो हाथ पकड़कर आखिरी सेकंड गिनते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर की खिड़की से टीम को एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सैयारे की शक्ल का खलाई जहाज नजर आता है, जिसकी रफ्तार कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आसमान से उतर रहा है। ये शहर की सड़कों को रोशन करता है जैसे ही यह करीब आता है और आखिरकार लैंड करता है, और टीम हिफाजती सूट पहने हुए साइंसदान एहतियात से खलाई जहाज के करीब पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, उनका सामान मजबूत बरकी मकनातीसी लहरों को महसूस करता है। दरियासना, फौज, पुलिस और स्नाइपर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया, किसी भी खतरे के लिए तैयार हैं। अचानक एक शानदार रोशनी चमकती है और एक अजनबी शख्सियत खलाई जहाज से बाहर निकलती है। हेलन तकरीबन गोया ट्रांस में अजनबी की तरफ चलती है। इलीन अपना हाथ बढ़ाता है और वो भी ऐसा ही करने लगती है, लेकिन अभी उनके हाथ मिलने ही वाले हैं कि कोई गोली चला देता है। अजनबी हेलन के बाजुओं में गिर जाता है। रोशनी में से एक बड़ी मखलूक नमूदार होती है। यह तमाम मशीनरी को तेज ऊंची आवाज के साथ गैर फाल कर देता है, जो आसपास के सभी को दंग कर देती है। जिस तरह मखलूक जख्मी अजनबी के पास पहुंचने ही वाली है, अजनबी हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा करता है। फौरी तौर पर मखलूक जिम जाती है और बंद हो जाती है। तमाम तबाहशुदा जमीन पर मबनी आलात दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। जख्मी अजनबी को फौरी तौर पर फौजी लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। तिब्बी टीम को इस बात का यकीन नहीं है कि इसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि वो इसकी हयातियात के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे जैसे अजनबी की हालत खराब होती जाती है, हेलन गोली को हटाने के लिए एक इंसानी सर्जन को लाने का मशवरा देती है। सर्जरी के दौरान अजनबी के जिस्म की बैरूनी सुरमई परत, जो कि तारदार टिश्यू की तरह दिखाई देती है, छलनी शुरू हो जाती है। नीचे डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया कि अजनबी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लगता है। सर्जरी के बाद इसे हिफाजती कैप्सूल में रखा जाता है, जहां डॉक्टर उसके इस्तेहकाम की निगरानी करते हैं। इसका जिस्म मुस्तहकम हो जाता है और वो बिलाखिर बेदार हो जाता है। पहले तो वो डर गया, लेकिन जब वो हेलन को देखता है तो वो पुरसुकून हो जाता है। हेलन ने इसे यकीन दिलाया कि आप महफूज हैं। अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। अजनबी ने मुकम्मल तौर पर इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली है और वो बिल्कुल 1928 के कोपैमा की तरह दिखाई देता है। वो हेलन के अल्फाज को इस तरह दोहराता है जैसे वो बोलना सीखने की कोशिश कर रहा हो। वो वाज़े तौर पर अब भी अर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुताबिक अपने नए जिस्म में एडजस्ट कर रहा है। मैनहट्टन में होने वाले वाक़ये के बाद पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल गया। स्टॉक मार्केटें बंद हैं और शहर हंगामी इनखला की तैयारी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर अजनबी हमले के खौफ से लोग बड़े शहरी इलाकों से भाग जाते हैं, जबकि सदर और नायब सदर एक महफूज पनाहगाह में छुपे हुए हैं। अमरीकी वजीर दिफा रेजिना जैक्सन ने चार्ज संभाल लिया है। अपनी मुलाकात के दौरान रेजिना ने बताया कि गैर मुल्कियों ने अमरीकी जासूस सेटेलाइट को हैक कर लिया है और अब गैर मुल्कियों को खुफिया फौजी डेटा तक मुकम्मल रसाई हासिल है। इससे भी ज्यादा खतरनाक, इसी तरह के चमकते हुए खलाई जहाज दुनिया के दूसरे हिस्सों में उतरे हैं। ये आम वाकयात नहीं हैं, कुछ बड़ा हो रहा है। लेबोरेटरी में रेजिना सुनती है जब साइंसदान अपने नताइज की वजाहत करते हैं। अजनबी से टिश्यू के नमूने 3 मुख्तलिफ जिंदगी की शक्लों से डीएनए को जाहिर करते हैं। इसका अंदरूनी जिस्म इंसानी है, लेकिन इसका बैरूनी सुरमई खोल नामियाती है और एक हिफाजती तह की तरह काम करता है। डॉक्टर हेलन तजवीज़ करती हैं कि अजनबी इससे पहले ज़मीन पर पहुंचे होंगे और इंसानी डीएनए इकट्ठा किया होगा। ये इम्कान है कि यह अजनबी किस तरह इंसानी शक्ल इख्तियार करने के काबिल था। बाद में टीम इसके कमरे में अजनबी का दौरा करती है। अब मुकम्मल जुमले बोलते हुए वो पानी मांगता है। लरजते हाथ से वो पीता है और तबसरा करता है कि इसके नए जिस्म के आदी होने में वक्त लगेगा। साइंसदान खामोशी से उसे देखते हैं, यकीन नहीं आता कि इससे कैसे बात की जाए। रेजिना जैक्सन आगे बढ़ी और इससे इसके इरादों के बारे में सवाल किया।
वो जवाब नहीं देता। फिर हेलन आहिस्ता से अपना नाम और पस मंजर पूछती है। अजनबी ने आखिरकार अपना तारुफ काटो के तौर पर कराया। इसका कहना है कि वो गैर मुल्कियों के एक ग्रुप का नुमाइंदा है। काटो ने एक अहम पैगाम देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। ताहम रेजिना ने इसकी दरख्वास्त से इनकार कर दिया। इसके बजाय उनकी बातचीत के बाद वो हुक्म देती है कि काटो को सच्चाई सीरम का इंजेक्शन लगाया जाए और मजीद पूछगुछ के लिए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। साइंसदानों का ख्याल है कि काटो इंसानी तारीख की सबसे अहम दरियाफ्त हो सकती है। वो उसे सीक्रेट सर्विस के हवाले नहीं करना चाहते। ताहम सेक्रेटरी दिफा रेजिना जैक्सन का इसरार है कि काटो इंसानियत के लिए संगीन खतरा हो सकता है। वो जमीन पर अपने मकसद के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहती है। डॉक्टर माइकल रेजिना के साथ बहस करते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू में हेलन ने खलल डाला, जो कहती है कि वो जाती तौर पर काटो के इंजेक्शन और टेस्टिंग को संभालेगी। FBI का एक अफसर उसे सच्चाई सीरम की एक शीशी देता है, लेकिन हेलन इसके बजाय खुफिया तौर पर बाकायदा नमकीन की एक शीशी लेती है। रेजिना काटो से कहती है कि वो इसे ज्यादा महफूज मकाम पर ले जाएंगे। काटो इससे मुत्तफिक नहीं है और सुकून से कहता है कि वो फौजी अड्डे को छोड़ने का इरादा रखता है। रेजिना ने इसे जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो जमीन में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ और उसके बड़े रोबोट ने फौज पर हमला किया। काटो बताते हैं कि रोबोट सिर्फ तशद्दुद के जवाब में मुतहर्रिक होता है। इसके बावजूद रेजिना हेलन को इंजेक्शन के साथ आगे बढ़ने का हुक्म देती है। जैसे ही हेलन उसे शॉट देती है, वो खामोशी से काटो से सरगोशी करती है कि उसे भागना चाहिए। इंजेक्शन के फौरन बाद हेलन को फौज ले गई। काटो को कुर्सी पर पटा दिया गया है और झूठ पकड़ने वाले कमरे में रखा गया है। एक अफसर इससे बुनियादी सवालात पूछना शुरू कर देता है और मशीन की निगरानी करता है, लेकिन काटो अचानक झूठ पकड़ने वाले को हैक करता है और करंट को अफसर तक पहुंचा देता है। वो अफसर के दिमाग पर काबू पा लेता है और अड्डे से फरार होने का तरीका सीखता है। अपनी जरूरत की तमाम मालूमात इकट्ठा करने के बाद काटो अफसर की वर्दी पहन लेता है और गार्ड्स को तलाश करने के लिए जमीन के इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए इन सब को गैर फाल कर देता है। जब अड्डे में अलार्म बजता है, काटो खामोशी से फरार हो जाता है। अफरा तफरी के दौरान हेलन अजनबी की जल्द का एक नमूना चरा लेती है। एक बार जब रेजिना को पता चला कि काटो फरार हो गया है, तो वो हुक्म देती है कि उसे तलाश करने और पकड़ने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। दरी असना काटो एक मसरूफ ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, जहां मनसूख ट्रेनों की वजह से अफरा तफरी फैल गई। चूंकि वो अब जुज़वी तौर पर इंसान है, काटो को पहली बार भूख लग रही है। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो बगैर अदायगी के वेंडिंग मशीन से सैंडविच हासिल करता है। जब वो स्टेशन में लोगों को देखता है, तो वो हैरान हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कितने जारहाना है। अचानक वो बीमार महसूस करने लगता है और बाथरूम में छप जाता है। इसने गोली के जख्म से सुर्ख माए और खून रिश्ता हुआ देखा। इंसानी जिस्म की हुदूद से कमजोर होकर वो बेहोश हो जाता है। हेलन के घर वापस फोन की घंटी बजी। एक अजनबी ने इसे बताया कि इसका मरीज ट्रेन स्टेशन पर है। ये जानकर कि इसका मतलब काटो है, हेलन उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। वो उसे अपनी कार तक ले आती है, जहां वो जैकब से मिलता है, जो खुश नहीं है। काटो हेलन से सुरमई बैरूनी टिश्यू का एक टुकड़ा मांगता है, जो इसके जिस्म से हटा दिया गया था। वो उसे अपने जख्म पर लगाता है और ये फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। इसी वक्त अमरीकी फौजी दस्ते बायरोबोट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इसे खतरे का एहसास होता है, रोबोट मुतहर्रिक हो जाता है। यह तमाम फौजी मशीनों का कंट्रोल लेता है और उन्हें आसानी से तबाह कर देता है। इसे रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फौजी रहनुमा कंफ्यूज होकर बेबस हो जाते हैं। हेलन काटो का पीछा करती है जब वो इसे शहर से बाहर ले जाता है।
जैकब ने देखा कि बहुत सी कारें ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, लोग फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। वो गैर मुल्कियों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि उन्हें तबाह कर देना चाहिए। इसका ख्याल है कि अगर उसके वालिद जिंदा होते तो वो उनसे लड़ते। वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब जैकब बैत अल खला जाता है, काटो हेलन से अपने खानदान के बारे में बात करता है। वो इसे बताती है कि जैकब के वालिद एक फौजी इंजीनियर थे और जैकब की पैदाइश के वक्त उसकी मां का इंतकाल हो गया था। हेलन ने जैकब के वालिद से शादी की और उसके मरने के बाद उसने जैकब की परवरिश खुद की। वो एक फास्ट फूड कैफे पर रुकते हैं जहां काटो मिस्टर वो नामी एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो एक अजनबी भी है जो बहुत पहले जमीन पर इंसानों के बारे में जानने के लिए आया था। काटो मिस्टर वो को मिशन के बारे में खबरदार करता है और इसे जमीन छोड़ने को कहता है, लेकिन मिस्टर वो इनकार करते हैं। वो बरसों से इंसानों के दरमियान रहा है और उनसे मोहब्बत करने में इजाफा हुआ है। इसका एक खानदान है और वो कहता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। इसी वक्त फौज ने अजनबी रोबोट के गिर्द मजबूत दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिसने काम करना छोड़ दिया है। एक खुसूसी हंगामी फोन लाइन पर उन लोगों की सैकड़ों कॉलें आती हैं जिन्होंने काटो को देखा है। हुकूमत अब कहती है कि काटो खतरनाक और मुजरिम है। वापस सड़क पर हेलन, काटो और जैकब न्यू जर्सी जा रहे हैं। अचानक काटो हेलन से कहता है कि वो गाड़ी रोके। हेलन इसके रवैये से उलझन में जैकब को गाड़ी में रहने को कहती है और काटो के पीछे चल पड़ती है। अचानक चमकते हुए कीड़े नमूदार होते हैं और हेलन को एक झील की तरफ ले जाते हैं। काटो वहीं खड़ा है। वो छप जाती है और देखती है जैसे एक चमकता हुआ जहाज पानी से उठता है। इस वक्त काटो एक सिग्नल भेजता है और पूरी दुनिया में अजनबी जहाज मुतहर्रिक होने लगते हैं। हेलन चौंक गई। वो वापस गाड़ी की तरफ चली जाती है। काटो वापस आया और हेलन से कहता है कि उन्हें शहर वापस जाने की जरूरत है। हेलन इनकार करती है और हकीकत जानने का मुतालबा करती है। काटो उससे बताती है इंसान सैयारे को तबाह कर रहे हैं। कायनात में बहुत कम सैयारे हैं जो जिंदगी को सहारा दे सकते हैं। इसका मिशन इंसानों को हटाकर जमीन को बचाना है। अगर लोग चले जाएं तो पूरा अर्ज ठीक हो जाएगा। हेलन इससे रुकने की दरखास्त करती है। वो मानती हैं कि इंसान बदल सकते हैं और उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन काटो इससे मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि उनके लोग बरसों से देख रहे हैं, उम्मीद है कि इंसान बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी गौर नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। सफाई का अमल पहले ही शुरू हो चुका है और इसे रोका नहीं जा सकता। तभी एक पुलिस अफसर उन्हें ढूंढता है। वो काटो की तरफ बंदूक उठाता है और इसे हथियार डालने को कहता है। जैकब डर गया और काटो से कहता है कि वो अफसर को तकलीफ ना दे। काटो हेलन की कार के जरिए तवानाई भेजता है। अफसर नीचे गिरता है, लेकिन काटो इसी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा जिंदा करता है। वो बताता है कि वो इसे मारना नहीं चाहता था। काटो का कहना है कि इसने इसे एक लम्हे के लिए रोकने के लिए हमला किया। हेलन अब समझती है कि काटो में अब भी तबाही को रोकने की ताकत है। वो कहती हैं कि वो इसे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाना चाहती हैं जो उसे इंसानियत का अच्छा पहलू दिखा सके। दरियासना हुकूमत चमकते हुए खलाई जहाजों के असल मकसद को समझना शुरू कर देती है। साइंसदानों को पता चला कि हर खलाई जहाज जानवरों, पौधों और दीगर जिंदगी को जमीन से दूर ले जा रहा है, जैसे नूह की कश्ती। सेक्रेटरी रेजिना को एहसास हुआ कि ये जमीन के तबाह होने से पहले जिंदगी को बचाने का एक बचाव मंसूबा है। फौज को लगता है कि हमला आ रहा है, इसलिए वो देव हैकल अजनबी रोबोट को एक महफूज बंकर में गहरे जेर जमीन छुपा देते हैं। हेलन काटो को एक शानदार साइंसदान से मिलने के लिए ले जाती है जिसने एक बार नोबेल इनाम जीता था। जब वो बात कर रहे होते हैं, काटो को चाक बोर्ड पर रियाजी का मसला नजर आता है और वो इसे दुरुस्त करना शुरू कर देता है। साइंसदान इसके साथ शामिल होता है और वो मिलकर इस मसले को हल करते हैं।
साइंसदान काटो की जहानत से हैरान रह जाता है और इसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि काटो इंसान नहीं है। वो बातें करने लगते हैं। साइंसदान पूछता है कि काटो के लोग अपने ही बहरान से कैसे बच गए। काटो बताते हैं कि उनका सूरज मर रहा था, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए इर्तिका करना पड़ा। साइंसदान काटो को बताता है कि इंसान भी बदल सकते हैं, खास तौर पर जब वो मदूम होने के करीब हों। काटो इससे मुतासिर होता है और अपने मिशन पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात करे, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पहुंच गए। केटो, हेलन और जैकब जंगल में भागते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, साइंसदान हेलन से कहता है, उसका जहन अल्फाज से बदलने की कोशिश न करें, इसे अमल से दिखाएं। जब वो जंगल में छुपे हुए थे, जैकब एक खुले इलाके में कदम रखता है और हेलीकॉप्टरों को लहराता है। वो उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए चीखता है। फिर रोते हुए इसने हेलन के सामने एतराफ किया कि वो वही था जिसने फौज को बुलाया, क्योंकि इसका ख्याल था कि इसके वालिद ने ऐसा ही किया होगा। हेलन जैकब को प्यार और उदासी के साथ बताती है कि इसका बाप चला गया है। जैकब रोते हुए टूट गया। अचानक फौजी हेलन को पकड़ लेते हैं और इसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं जो उड़ जाता है। दूसरे हेलीकॉप्टरों ने काटो को देखा और हमला करने के लिए तैयार हो गए। काटो पायलटों को रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैकब जंगल में भागता है, इस डर से कि काटो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काटो उसे वक्त पर ढूंढता है और इसे दरिया में गिरने से बचाता है। सुकून और मेहरबानी से काटो जैकब से कहता है कि वो इस पर भरोसा करे और उसके साथ आए। इसी दौरान हेलन को सरकारी अड्डे पर ले जाया जाता है। वो सेक्रेटरी दिफा से दरखास्त करती है कि उसे जाने दिया जाए, ये कहते हुए कि वो वाहिद है जो काटो पहुंचकर तबाही को रोक सकती है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस दिव्हैकल अजनबी रोबोट पर खतरनाक टेस्ट कर रही है। वो डायमंड टप वाले आले से इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल अंदर से टूट जाती है। शिगाफ से छोटे धाती कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और कई नैनो बूट्स में बढ़ जाते हैं। रोबोट टूट जाता है और लाखों छोटे नानो रोबोट्स में बदल जाता है। ये कीड़े हर चीज को खा जाते हैं, मशीनें, इमारतें, यहाँ तक कि लोग उन्हें खाक में बदल देते हैं। फौज इन पर मिसाइल दागती है, लेकिन धमाकों से नानो रोबोट्स बड़े और ताकतवर हो जाते हैं। नानो रोबोट बादल की तरह उड़ता है, अड्डे से बच जाता है और तेजी से फैलता है। इसके रास्ते में मौजूद हर चीज को तबाह कर देता है। ये देखकर के हथियार बेकार हैं, सेक्रेटरी रेजिना ने आखिरकार हेलन को किसी और चारा के बगैर काटो से बात करने की इजाजत दी। वो मदद के लिए हेलन के दोस्त डॉक्टर माइकल ग्रीनर को भी कॉल करती है। काटो जैकब को जंगल में एक केबिन में ले गया, जहां लड़के को हेलन को बुलाने की इजाजत है। वो इसे बताता है कि वो कहाँ है और इससे कहता है कि वो इसे ले आए। सफर के दौरान जैकब काटो को बताता है कि वो अब उसे तबाह नहीं करना चाहता और उसे मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू कर देता है। वो एक कब्रिस्तान जाते हैं जहां जैकब के वालिद को दफन किया गया है। लड़का रोते हुए काटो से अपने वालिद को जिंदा करने के लिए कहता है, जैसा कि इसने पुलिस अफसर के साथ किया था। लेकिन काटो अफसोस के साथ वजाहत करता है कि इसके इख्तियारात मुर्दा पर काम नहीं करते हैं। मायूस होकर जैकब ने इसे जाने को कहा। इसी वक्त हेलन आती है और जैकब से दोबारा मिल जाती है, इसे पुरसुकून करती है। काटो इस जज्बाती लम्हे को देखता है और आखिरकार उसे यकीन दिलाता है कि इंसान मोहब्बत, हमदर्दी और तब्दीली के काबिल है। इसे एहसास है कि इंसानियत एक दूसरे मौका की मुस्तहिक है, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने तरीके बदलना होंगे। इसी वक्त नैनो रोबोट्स का गोल तेजी से न्यूयॉर्क शहर के करीब आ रहा है। ये सेकंडों में एक बहुत बड़ा स्टेडियम खा जाता है। रेजिना की सदर से पुरअमन हल की कोशिश करने की दरखास्त के बावजूद सदर ने एक बार फिर फौजी ताकत का हुक्म दिया। हेलन, जैकब, केटो और डॉक्टर माइकल की दौड़ जहां केटो उतरा, जो कि आखिरी अजनबी खलाई जहाज है। वो रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हैं और हैरत अंगेज तौर पर
फौजियों ने उन्हें गुजरने दिया। जगह अब खाली है, सबको निकाल लिया गया है। लेकिन जैसे ही वो खलाई जहाज तक पहुंचते हैं, एयरफोर्स उसे तबाह करने के अहकामात के बाद फायर खोल देती है। डॉक्टर माइकल इस हमले में मारा जाता है और बाकी नानोबूट के बादल के गिर्द घिरे हुए रह जाते हैं। काटो हेलन और जैकब से कहता है कि उन्हें खलाई जहाज तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नानोबूट पहले वहां पहुंच जाता है। काटो ने उन्हें एक पेड़ के नीचे छुपा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नानोबूट्स पहले ही हेलन और जैकब के जिस्मों में दाखिल हो चुके हैं, उन्हें अंदर से खाना शुरू कर दिया। जैकब की नाक से खून बहने लगता है और वो होश खो देता है। हेलन काटो से लड़के को बचाने की दरखास्त करती है। काटो उनके जिस्मों से नैनोबूट्स को हटाता है, उन्हें अपने जिस्म में भेज देता है। वो इनको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। इसके बाद वो हेलन को बताता है कि बूढ़ा साइंसदान दुरुस्त था, इंसान तब्दीली के काबिल है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब उसे किनारे पर धकेल दिया जाए। हेलन और जैकब पर एक आखिरी नजर डालने के साथ काटो नानोबूट भीड़ के मरकज में चला जाता है और अजनबी कुरा तक पहुंच जाता है। वो इसे छूता है, तवानाई की एक बड़ी नब्ज भेजता है जो फौरी तौर पर पूरे भीड़ को तबाह कर देता है। लेकिन एक कीमत है। नैनोबूट्स के साथ साथ जमीन पर तमाम इंसानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है। पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, मशीनें तारीक हो जाती हैं और जिंदगी जैसा कि हम जानते हैं कि ये रुक जाती है। जमीन खामोशी में डूबी हुई है। काटो उसे इंसानियत के कुरा अर्ज को पहुंचने वाले नुकसान की मुनासिब कीमत समझता है। जैसे ही चमकता हुआ खलाई जहाज आसमान की तरफ बढ़ता है, काटो इंसानियत को तब्दील करने और जिंदा रहने का एक आखिरी मौका देकर जमीन से निकल जाता है। और ये कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है आप सब ने लुत्फ उठाया होगा। देखने का शुक्रिया।